आज के शो में इस्लामाबाद वीडियो स्कैंडल, भयानक जुर्म का बड़ा फैसला आ गया। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 5 मुल्जिमान को उम्र कैद, 2 मुल्जिमान बरी। एंटी करप्शन सिंध का मुत्तादिद अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। 17 ग्रेड और दीगर आला अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज एक अहम फैसला एक बार फिर से इस्लामाबाद की अदालत से आया। बड़ा खुशाइंद आप कह सकते हैं ये लम्हात हैं, क्योंकि एक और अहम फैसला इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब की अदालत से आया है। इससे कबल नूर मुकद्दम केस में एक फैसला आया था, हमने देखा था, स्पीडी ट्रायल हुआ था, 4 माह के अरसे के अंदर एक फैसला आया था। और इस दफ़ा एक और बड़ा केस जिसके अंदर एक भयानक जुर्म था, इस हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है और तकरीबन 5.5 माह के अरसे में यह मामला सामने आया है। ये केस जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, ये उस्मान मिर्जा का केस है। ये वो केस है जिसके अंदर जिनसी तशद्दुद और एक वीडियो सामने आई थी। एग्जैक्टली 6 जुलाई को यह मामला मंजर आम पर एक वीडियो जो कि वायरल हुई थी और उसके बाद इस केस की पैरवी, गिरफ्तारी उस्मान मिर्जा और दीगर मामलात शुरू हुए थे। इस केस में तकरीबन 28 सितंबर को हमने देखा था कि फर्द जुर्म आयद की गई थी और इस तरह हम कह सकते हैं कि 5.5 माह के अरसे के अंदर इस केस का स्पीडी ट्रायल हुआ। इस केस में आज जो सजाएं सुनाई गई, इसमें 5 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा दी गई है और इसके अलावा 2 मुल्जिमान को बरी किया गया है। अगर आज की अदालती कार्रवाई पर रोशनी डालें तो आज अदालत के अंदर जो पूरी वीडियो थी, जो वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो को प्ले किया गया। तमाम मुल्जिमान को जो कि अब मुजरिम है फर्दन पेश किया गया। समय पहले पेश किया गया फरहान शाहीन को, जिसने कहा कि मेरा इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैं इस वीडियो में नहीं हूं। इसके बाद पेश किया गया हाफिज अतौर रहमान को, जिन्होंने कहा कि मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं, इस वजह से उस्मान मिर्जा से मेरा ताल्लुक था, मेरा वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इनको भी बख्शी खाने भेजा गया। फिर कयूम भट्ट पेश हुआ, उसने भी इनकार किया। फिर मरकजी जो मेन किरदार है इस वीडियो का, उस्मान मिर्जा, जो आपको पता है कि इस पर अपनी धौंस धमकी और इस हवाले से वैसे भी मशहूर था, वो पेश हुआ और उसने भी कहा कि मेरा इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मुखालफिन की साजिश है मेरे खिलाफ, ये जो अदालत ने उससे सवाल किया। इस तरह ये तमाम मुल्जिमान को वीडियोस दिखाई गई। 2 मुल्जिमान रेहान हुसैन और उमर बिलाल मरवत, जो कि पहले से ही बेल पर थे इस मामले के अंदर, वो कमरे अदालत में मौजूद थे, उनको बरी किया गया। इन 5 मुल्जिमान को जो है वो सजाए उम्र कैद दी गई। सजाए मौत हो सकती थी कहा जा रहा था इस केस में, लेकिन सजाए मौत इसलिए नहीं हुई, बताया जाता है, जो आज कोर्ट रिपोर्टर्स से और माहिर कानून से हम बात भी करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि मामला ये हुआ कि 11 जनवरी को इस केस के अंदर एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि 11 जनवरी को जो 2 अहम मुतासरीन थे इस केस के, वो दोनों एफिडेविट जमा कराकर मुनहरिफ हो गए इस केस से और उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बावजूद इस केस में हसन अब्बास साहब, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने इस केस की पैरवी की। इस्लामाबाद पुलिस की काविश है कि उन्होंने बेहतर इन्वेस्टिगेशन करी। जब खुद मुतासरीन केस से हट गए, इस केस को मंतकी अंजाम तक ले जाया गया। तो ये बड़ा अहम फैसला इस लिहाज से भी है कि जहां खुद जो जिनके साथ हुआ था ये वाकया, जो मुतासरीन थे, वो मुनहरिफ हो गए, लेकिन ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा। और दूसरी अहम बात डिजिटल एविडेंस के हवाले से की जा रही है, जिस पर बात भी करते हैं। शाह खवार साहब सीनियर माहिर कानून प्रोग्राम में साथ मौजूद है। शाह खवार साहब, एक तो ये बताइएगा ये कितना खुशाइंद स्पीडी ट्रायल के हवाले से, एक नहीं अब 2 मिसालें मौजूद हैं और इसको एग्जाम्पल बनाकर और केसेस के अंदर किस तरह लिया जा सकता है, जैसे उस्मान मिर्जा मंतकी अंजाम तक पहुंचा है, इस तरह के और केसेस भी, ताकि स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि इसमें जो पिछले दिनों जब जो इसमें मुस्तगीज थे और जो विक्टिम्स थे और वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस भी थे, जब उन्होंने अपनी बयान बदल दिया और तो उसमें तो एक तासुर यही मिल रहा था कि इसका फायदा जो है वो मुल्जिमान को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जो डायरेक्टली विक्टिम्स हैं इस पूरे सिनेरियो के, अगर वो उनके हक में बयान दे देते हैं या बतौर शहादत, जब बतौर गवाह जब विटनेस बॉक्स में आते हैं, तो उधर फिर उनको शनाख्त करने से भी इनकार कर देते हैं। तो ये एक प्रोसिक्यूशन के
केस के ऊपर बहुत बड़ा डेंट होता है और उसमें ज्यादा इम्कानात ये होते हैं कि इस शक का फायदा देते हुए मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाए। अच्छा। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं समझता हूँ कि दो चीजें इस केस में भी और नूर मुकद्दम के केस में भी मुश्तरक है। वो ये है कि ये जो वीडियो या जो रिकॉर्डिंग है टेलीफोन की या जो वो कैमरा की जो रिकॉर्ड किया गया है, उसको अगर प्रॉपरली फॉरेंसिक उसका मुआयना कराया जाए, उसका टेस्ट करवाया जाए और उसको कानून शहादत के जो मेयार हैं शहादत के, उसके मुताबिक उसको प्रूव कर दिया जाए, तो एक बात जरूर साबित हुई है और ये एक नया ट्रेंड बन गया है मैं समझता हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि ये जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है या कैमरा रिकॉर्डिंग है, इसको अगर प्रॉपरली फॉरेंसिक उससे अगर साबित कर दे प्रोसिक्यूशन, तो उसकी बेसिस पे भी मुल्ज़मान को सजा हो सकती है, भले उसमें जो मुतासरीन है या जो विक्टिम्स है वो बेशक होस्टाइल विटनेस क्यों न डिक्लेयर हो जाए। तो ये तो एक बड़ा खुश आइन बात ये जरूर है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये एक नई जहत है, एक नई इनोवेशन है। और अगर देखना ये है कि जब ये मुल्ज़मान या अभी तो मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं कि जब वो अपील करेंगे तो जो एपेलेट कोर्ट है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो इसको किस तरीके से देखती है। और अगर ये जजमेंट जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक इजाफा है कि साइंटिफिक बुनियादों पर जो हासिल की गई शहादतें हैं उसकी ज्यादा अहमियत है, बजाय इसके कि वो एक इंसानी शक्ल की सूरत में गवाह जो है, वो चूंकि इंसानी गवाह जो होता है वो झूठ भी बोल सकता है, उससे भूल चूक भी हो सकती है, वो मैनेज भी हो सकता है, वो होस्टाइल भी हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक शहादतें जो हैं वो झूठ नहीं बोल सकती। आज ये साबित हो गया। शाहबाज साहब ये भी फरमाएगा कि ये जो आपने जिस तरह कहा कि खुद जो मेन मुतासरीन है, जो मेन विटनेस हैं, गवाह हैं, वो खुद मुनहरिफ हो गए, अगर वो मुनहरिफ ना हुए होते तो क्या ये सजा और ज्यादा हो सकती थी, यानी उम्र कैद के अलावा सजाए मौत या इस तरह भी जा सकता था मामला? क्या बिल्कुल, चूंकि इसकी मैक्सिमम सजा जो है सजाए मौत है, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है, जो विक्टिम्स है वो जब मुनहरिफ हो गए तो उसका एक मिटिगेटिंग जो फायदा है वो तो जरूर पहुंचा है उनको, कि उनको बजाय जो सख्त से सख्त सजा है सजाए मौत वो नहीं मिली, लेकिन जो 25 साल कैद है, ये उम्र कैद है, ये भी कैपिटल पनिशमेंट होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इन हालात में और ऐसी सूरत में ये एक खुशाइन बात है कि जो विक्टिम्स हैं, वो जो गवाह हैं, उनके मुनहरिफ होने के बावजूद भी बाकी ऐसी शहादतें मौजूद थी, फॉरेंसिक शहादतें, साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी की शहादतें, तो जिसपे जो है वो जो लंदन ट्रायल कोर्ट है उन्होंने उस पे इक्तफा करते हुए ये जो है प्रोसिक्यूशन के केस को दुरुस्त माना है। और शाहबाज साहब ये बताइएगा कि ये कितनी खुशाइन बात है कि ये केसेस नूर मुकद्दम का भी, और जिससे आप खुद भी मुंसलिक थे, और दूसरा ये वाला जो केस है, ये दोनों केसेस जल्दी यानी स्पीडी ट्रायल हुआ है, और क्या इसको एज एन एग्जाम्पल आगे भी लेके जाया जा सकता है, एज अ मॉडल केस, एज अ जिसे कहा जाए एज अ टेस्ट केस, ताकि दीगर अदालतें, दीगर सेशन कोर्ट्स, दीगर जो हायर जुडिशरी, वहां पर भी ये ट्रेंड लेके आया जा सके? असल में ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा, बल्कि मैं काफी क्रेडिट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी दूंगा जी, और जो सेशन जजेस हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने जो है जो बाइफर्केशन की हुई है केसेस की, अब ये जो खवातीन और या जिनसी ज्यादती के जो केसेस हैं क्रिमिनल, उसके मुतालिक उन्होंने अतार अबानी साहब जो है एडिशनल सेशन जज, उनकी कोर्ट को डिप्यूट किया हुआ है, वो उन्हीं केसेस को देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि नूर मुकद्दम का केस भी उन्होंने किया। तो फिर जब इस तरह अगर आप जजेस को एक खास ज्यूरिसडिक्शन के केसेस अगर आप तफवीज करेंगे और उनके पास रूटीन के केसेस नहीं होंगे, तो फिर उसमें इस बात की जो है वो ज्यादा इम्कानात होते हैं कि ट्रायल जो है वो ज्यादा तवालत जो है इख्तियार नहीं करता, वो जल्द उसका फैसला हो जाता है। अच्छा, और दूसरी अहम बात कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आप सर कह रहे हैं कि मामला अपील की तरफ जाएगा। आज भी जब जिस तरह मैंने बताया कि फर्दन जब मुल्ज़िमान पेश हुए और फिर उसके बाद उनसे पूछा गया, वीडियो दिखाई गई, फरहान शाहीन, हाफिज अताउर रहमान, कयूम बट, उस्मान मिर्जा खुद, तो उन्होंने सबने ये कहा जी कि हमारा हम कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उस्मान मिर्जा ने तो ये कह दिया कि ये मेरे मुखालफिन की साजिश है, ये पूरा वकवा जो बनाया गया था ये मेरे मुखालफिन ने साजिश के तहत तैयार किया था ताकि मैं फंस जाऊं इसमें। एक ने कह दिया कि मैं रियल एस्टेट से ताल्लुक रखता हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं वीडियो में हूं भी नहीं। तो ये आपको लगता है कि ये जो डिजिटल एविडेंस की बुनियाद पर फैसला हुआ है, यह आला अदालतों तक भी सस्टेन करेगा? करेगा। उसकी वजह यह है
कि देखिए, जैसे पहले मैंने कहा ना कि गवाह जो है वो इंसानी गवाह तो झूठ बोल सकता है, लेकिन जो साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी की शहादत है उसका ये साबित हो गया है कि उसकी बुनियाद पर भी सजा हो सकती है। बेशक उसमें मुद्दई मुनहरिफ हो जाए, उसमें जो विक्टिम्स हैं वो मुनहरिफ हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक नई इनोवेशन है और इसको हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी मेरी दानिश में जो है वो इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इसी तरह के फैसले जो हैं वो फिर फैसलों के नतीजों में एक नई जो है ट्रेंड सेट होते हैं। तो ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो फॉरेंसिक साइंस, और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताऊं, ये जो रिकॉर्डिंग होती है टेलीविजन की या फोन से जो रिकॉर्डेड चीजें होती हैं, जो भी होती है कैमरा से, उनका अगर प्रॉपर फॉरेंसिक टेस्ट करा लिया जाए और उसमें जो किरदार हैं उनका फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी उसके साथ तकाबल करवा लिया जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई बात जो है ना शक व शुबे की रह नहीं जाती कि उसमें जो लोग जो किरदार नजर आ रहे हैं उनका अगर फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट भी हो जाए तो वो मजीद जो है वो मजबूत कर देता है उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को या कैमरा की रिकॉर्डिंग को। तो आज एक नया रास्ता खुल गया इस पर आपका आ जाए तो एक नई जहद, एक नया प्रेसिडेंट बन गया है। और शाह खवास साहब, इस तरह की फिर फुटेजेस वीडियोस तो रोज ही हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से, कभी ये नहीं कि जराइम से मुतल्लिक ही हो, इस तरह भी हमने देखा था कि लास्ट टाइम सेनेट इलेक्शंस में एमएनएस पैसों की लेन देन ये सब हो रही है। तो अगर कहा जाए तो इससे तो बहुत से जराइम रुक सकते हैं, बहुत से मामला शुरू में ही रुक सकते हैं और अदालतें इसको एज अ प्रेसिडेंट ले सकती हैं। तो ये मतलब लिया भी जाएगा एज अ प्रेसिडेंट, आपको लगता है, दीगर तमाम मौजूद अदालतों की तरफ से? समझता हूँ कि ये लिया जाएगा, और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है। अच्छा। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ जजमेंट्स ऐसी दी हुई है जिसमें कि तस्वीरों पे या रिकॉर्डिंग्स के ऊपर उन्होंने कुछ मेयार मुकर्रर किए हुए हैं कि अगर ये चीजें ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं तो वो बिल्कुल एक अच्छी और मजबूत शहादत है जो कि कैमरा से या रिकॉर्डिंग से ली गई हो। सही। शाह खवास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। शाह खवास साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। नाज़रीन, इस केस से मुतल्लिक अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। ये बड़ा अहम मामला था। जिस तरह हमने बताया कि 6 जुलाई को ये वीडियो वायरल होती है, उसके बाद हालांकि ये वीडियो तकरीबन पुरानी थी, कहा जाता है कि नवंबर 2020 की ये वीडियो थी, फिर ये 6 जुलाई को वायरल होती है। वायरल होने के बाद इस वीडियो से मुतल्लिक जो हक़ाइक़ आते हैं उसके बाद अहम इस्लामाबाद पुलिस की पेशरफ्त होती है। 28 सितंबर को इस केस के अंदर फर्द जुर्म आयद होती है और फिर उसके बाद तकरीबन 5.5 माह के अरसे में इस केस का स्पीडी ट्रायल होता है। और आज इस अहम तरीन केस में, बल्कि कहा जाए कि इस भयानक जुर्म की एक बड़ी सजा जो है वो आज अनाउंस होती है। और बड़ी सजा इसलिए इसको कहा जा रहा है कानून के लिहाज से क्योंकि इस केस में जो अहम तरीन मामला था, जो मुतासरीन थे, जो गवाह थे, जो प्राइम इस वक्त विटनेस थे, वो खुद मुनहरिफ हो चुके थे। 11 जनवरी को एक एफिडेविट उनकी तरफ से जमा कराया गया था, यानी जो आप इस वीडियो में लड़का और लड़की मौजूद थे वो अपने बयान से एक बयान हल्फी जमा कराकर मुनहरिफ हो गए थे कि ऐसा उनके साथ कोई वाकया नहीं हुआ। और उसके बाद इसके बावजूद डिजिटल एविडेंस यानी जो शवाहिद हैं वो डिजिटल थे, वीडियोस थी, उस बुनियाद पर यह अहम तरीन फैसला हुआ। इस ब्रेक के बाद आएंगे, आपके साथ एक और बड़ी पेशरफ्त शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने उस्मान मिर्जा केस के हवाले से तफसीलात रखी। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सुबह सिंध में करप्शन के हवाले से महकमा एंटी करप्शन सिंध की तरफ से कुछ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। कल एक इजलास हुआ जिसको AAC-1 यानी कमेटी जो होती है एंटी करप्शन की, जिसको कहा जाता है कि हाईएस्ट लेवल कमेटी होती है, इस इजलास की सदारत खुद चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ से की गई। इस इजलास के अंदर अहम इंक्वायरीज की कुछ मंजूरी दी गई, कुछ अहम ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे। अहम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तकरीबन 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान के नाम मुख्तलिफ महकमों के इसमें शामिल हैं। अब आपके सामने वो फहरिस्त रखते हैं जिसमें कुछ केसेस के अप्रूवल और कुछ इंक्वायरीज की यानी ओपन इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और कौन कौन से केसेस में क्या मंजूरीज दी गई। जो इजलास हुआ एंटी करप्शन कमेटी का, इस इजलास में एक अहम जो मंजूरी दी गई वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के हवाले से थी, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से थी, एक पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से थी और एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से थी। जिस तरह इसमें मुख्तलिफ अफसरान के नाम है, आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से सीधा बड़े अफसरान के नाम शामिल थे। 17 ग्रेड के कंबर शहदाद कोर्ट से
साबिक एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर अब्दुल सत्तार जागिरानी, इसके अलावा गुलाम हैदर समेजो जो मुख्तार कार थे, इनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। खान मोहम्मद चन्ना, एक और मुख्तार कार के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई, केस दाखिल करने की मंजूरी दी गई, केस रजिस्टर करने की मंजूरी दी गई। ताबेदार असलम भुट्टो, ताबेदार साजिद सोमरो, ताबेदार कुर्बान वादो। इसी तरह कमेटी ने कुछ ओपन इंक्वायरीज भी करने का फैसला किया कुछ सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ। इन अफसरान में शामिल हैं अब्दुल फता असिस्टेंट कमिश्नर, इसी तरह हसन बलोच असिस्टेंट कमिश्नर, नज़ीर रिंद हैं, गुलाम रसूल पहवर हैं, फैज़ गंज पहवर हैं, मुजम्मिल रसूल हैं इसमें शामिल असिस्टेंट कमिश्नर। ये मुख्तलिफ शहरों के सूबे सिंध के असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा द मीटिंग ऑल्सो अप्रूव टू कंडक्ट ओपन इंक्वायरीज अगेंस्ट चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हैदराबाद खलील सोमरो, इसी तरह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ठट्टा फर्रुख यूसुफजई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मीरपुर खास अहमद खान अब्रो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रऊफ कुलाची, और इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि एक और महकमा जिसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट शामिल है, इसके खिलाफ भी इंक्वायरीज मंजूर हुई। एजाज शाह, ओवैस राजपूत, आसाज अकरम, साजिद सोमरो, मोहम्मद अदनान, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मुख्तलिफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके। इसी तरह द कमिटी ऑल्सो अप्रूव टू कंडक्ट ओपन इंक्वायरीज अगेंस्ट सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ऑन करप्शन चार्जेस इंक्लूडिंग फॉर्मर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कराची अब्दुल वहाब अब्बासी, टाउन एजुकेशन ऑफिसर लतीफ़ाबाद शब्बीर गुजर, फॉर्मर डायरेक्टर एजुकेशन डीएमसी सेंट्रल मोहम्मद इरफान, हेडमास्टर कंबर शहदाद कोट अली गौहर और मुख्तलिफ टीचर्स और मुख्तलिफ अफसरान हैं जिनके खिलाफ ये इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि मुख्तलिफ महकमे इसमें शामिल हैं। इन इंक्वायरी का क्या होगा, क्या है, और नैब असल में क्या खामोश है और एंटी करप्शन एक्टिव है। सूबे सिंध में करप्शन का मामला चल क्या रहा है, राजा आमिर अब्बास साहब से गुफ्तगू करते हैं, अगर हमारे साथ मौजूद है राजा आमिर अब्बास साहब। जी राजा आमिर अब्बास साहब, ये फरमाइएगा कि नैब तो देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल नैब में केसेस करना हो गया है। 19-20 ग्रेड का अप्रूवल डीजी कर नहीं सकता जब तक चेयरमैन अप्रूवल ना दे। 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान की इंक्वायरी एंटी करप्शन खोल रहा है। एंटी करप्शन को आप देखते हैं किस तरह सूबे सिंध का जो एंटी करप्शन है, इस महकमे को आप किस तरह देखते हैं राजा आमिर अब्बास साहब, पहले फरमाइएगा। देखिए, इस महकमे को भी उसी तरह देखता हूं जैसे सिंध के दीगर महकमे हैं सिंध हुकूमत के। ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जब देखते हैं कि कहीं हम नैब के हाथों ना आ जाएं, तो वो जानबूझ के अपनी इंक्वायरी चाहते हैं कि एंटी करप्शन खोल दे। कल को होगा कि जी हम तो ये ऑलरेडी एक केस में चल रहा है ये इन्वेस्टिगेशन, और ये इन्वेस्टिगेशन कैसे नैब ले सकता है, अदालतों में इसको चैलेंज किया जाएगा। और इस चीज से बचने के लिए कि ऑलरेडी ये डबल जेपर्डी हो जाएगी कि जी 2 जगह पे तफ्तीश हो रही हो, तो इससे बचने के लिए गालिबन ये एक उन्होंने टेक्निक निकाली है कि चलें नैब कहीं हमारे केसेस ना खोलते। तो ये वो वजह मुझे बज़ाहिर लगती है कि ये किस लिए और क्यों ये केसेस खोले जा रहे हैं। सही। और नैब कंप्लेन्स है मुख्तलिफ, इसमें कंप्लेन्स भी हैं मुख्तलिफ। नैब तो कॉग्निजेंस ले सकता है या नैब एंटी करप्शन से कह सकता है कि ये केसेस हमारे हवाले कर दो, जैसा ऐसा मिसाल भी है कुछ केसेस में जो नैब ने एंटी करप्शन कोर्ट से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ट्रांसफर करवाए। क्या ऐसा मुमकिन है कि इन कंप्लेन्स को और इन इंक्वायरीज को नैब अपने पास ट्रांसफर करवा ले? नैब कर सकता है कि अगर कोर्ट में मामला चला जाए, चालान ठीक है दाखिल हो जाए, तो फिर नैब कर सकता है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन है, ये इंक्वायरी है, उसको नैब अपने तरफ से फ्रेश अगर उसके पास कोई आती है एप्लीकेशन, तो नैब डिफरेंट अंदाज में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन इसमें यह भी होता है कि एक दफा आप जल्दी से एंटी करप्शन से करा लें और फिर एंटी करप्शन कोर्ट जो है अगर आपको बरी कर दे उस मामले में, तो फिर आप कल को कहेंगे कि जी मैं तो ऑलरेडी ये पूरा केस चल चुका है, मैं बरी हो चुका हूं, और कैसे एक ही जुर्म में दूसरी दफा मुझे जिसमें मैं बरी हुआ था इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और किस तरह से इसमें मुझे नैब अब घसीट रही है। तो ये वो चीजें हैं कि जो कानूनी जंग शुरू हो जाती है, और इसमें अगर प्रॉपरली हो तो फिर उस मुल्जिम को फायदा होता है। अच्छा, मैंने आपसे पहला जो रास्ता सवाल पूछा था कि नैब जो लग रहा है कराची के अंदर इस्तुतलस, यानी कि नैब करना भी चाहे तो कर नहीं पा रहा। बहुत से केसेस हैं, बहुत से मामलात हैं, हर चीज़ में इतने कदगन अप्रूवल्स और ये सब जो स्टेजेस में हैं कि बहुत से रेफरेंसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इस्लामाबाद में जो यहाँ से भेजे गए हैं, बहुत से अरेस्ट करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है। और अब जो सियासी बयानियाँ चल रहे हैं, सियासत में जो आगे पीछे मामलात हो रहे हैं,
इसके बाद आपको क्या लगता है मुस्तकबिल नैब का बिलउमूम कितना क्या मुस्तकबिल लगता है, और बिलखुसूस सिंध के हवाले से क्या मुस्तकबिल लगता है एहतसाब का? नहीं हुई थी जब नैब ने कहा जी हम तो गालिबन शायद फिलहाल किसी को नहीं हाथ लगाएंगे जब तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह। भाई जुर्म अपनी जगह पे होता है, कानून अपना रास्ता रखता है, सियासत अपनी रखती है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आपके ही प्रोग्राम्स में मैं अक्सर बताता रहा हूँ कि नैब ने किस तरीके से करप्शन के केसेस को स्पॉइल किया, किस तरीके से उल्टे सीधे रेफरेंस बनाए, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और फिर प्रोसिक्यूशन की। तो ये वो वजह है कि नैब क्या दायरा अब जब कोई काम करता है तो लोगों को, खासकर ये बड़े मेगा केसेस में, तो लोगों को हंसी आती है कि जी छोड़े, होना हवाना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। और अल्टीमेटली जब हम अदालतों में देखते हैं नैब आती है तो जब आला अदलिया उनसे पूछती है कि बताइए इसको किस तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये क्या किया है, पिछले 2 साल हो गए आपने 100 गाँव की लाइनें दी हुई हैं, केसेस नहीं चला रहे, तो वहां पर फिर नैब खामोश रहती है और वो मुलजिमों को या जमानतें मिल जाती हैं या बरी हो जाती हैं। सही है। तो आपको यही लगता है कि, और बिलखुसूस ये बता दे जाएं क्योंकि यहाँ पर ये जमातें जो हैं, जब सिंध में जैसे हुक्मरान जमात है, ये अक्सर कहती है कि नैब खत्म हो जाना चाहिए, इसके लीडर्स कहते हैं कि नैब खत्म हो जाना चाहिए। जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है जैसे पंजाब में है, सिंध में है, तो ये जो सियासी हुकूमतें होती हैं ये असखुद क्यों नहीं अपने महकमों को मजबूत करती हैं कि ये खुद, अगर नैब बुरा लगता है तो खुद फिर इन महकमों को इम्प्रूव कर सकें? ये है कि अगर हम अपनी नेशनल असेंबली को देखें और जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं या हमारे जो 2 बड़ी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, तो इनकी आला क़यादत तो रेफरेंसेस भुगत रही है, इनकी आला क़यादत पे तो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, और इन्हीं की हुकूमतें जब आएंगी तो फिर क्या आप ये समझेंगे कि अदारे को मजबूत किया जाएगा ताकि उनको खुद ही सजा दे दी जाए, या आप समझेंगे शख्स को नैब में चेयरमैन या उसकी टीम में लगाया जाएगा कि जो उन्हीं के खिलाफ आके इन्वेस्टिगेशंस करके उन्हें सजाएं दिलवाए? तो ये एक ऐसी आयरॉनिक सी बात है कि ये ऐसा मैं तो आपकी इसी बात को अभी तक ये समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, शायद ये कि मैं एग्री करता हूँ 100% कि शायद बहुत से केसेस नहीं खोले जा रहे हैं कि डबल जेपर्डी वाला प्रिंसिपल ना अप्लाई हो, नैब में मुकदमा ना चल सके क्योंकि एंटी करप्शन में चल रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा राजा आमिर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन ये पूरी है मुख्तलिफ महकमे, इनकी मजीद तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज तफसीलन आपके सामने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ओपन इंक्वायरीज का फैसला हुआ है, एंटी करप्शन सिंध की तरफ से जिन अफसरान की तफसीलात आपके सामने रखी हैं, कुछ और मजीद हकायक आपके सामने रखते हैं। स्कूल एजुकेशन के तकरीबन 10 अफसरान के खिलाफ ओपन इंक्वायरी का फैसला हुआ है, लेकिन एक और अहम तरीन महकमा जो सूबा सिंध का है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक 18 ग्रेड के अफसर के खिलाफ केस रजिस्टर करने का फैसला हुआ है, जिसका नाम गुलाम सत्तार है, जो इस वक्त नाउ इज रिटायर्ड, 2018 में रिटायर हुआ। लेकिन इसके अलावा जो दीगर अफसरान 17 ग्रेड और उससे ऊपर के हैं, उनकी पूरी फहरिस्त जिनके ऊपर ओपन इंक्वायरीज का फैसला हुआ है वो तकरीबन 12 की तादाद में बनती है। आपको ये बताते चलें कि सूबे सिंध में बिलखुसूस ज़मीनों की बंदर बाट के हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दीगर महकमों का जो किरदार रहा है, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट, ये इंतहाई अहम है। यहाँ बहुत से मुख्तार क्यार के नाम मौजूद हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि सिर्फ डीएमसी कोरंगी में नैब रावलपिंडी ने एक रेड किया था एक घर पर जाकर, तो कितना पैसा, कितना जेवर बरामद हुआ था। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर इन मुख्तार क्यार जिनके नाम इस इंक्वायरीज में शामिल है, जो उनके खिलाफ ओपन इंक्वायरी शुरू हुई हैं, अगर इनके पास जाके रेड की जाए तो ऑन स्पॉट शायद इतना कैश इनके पास हो, इनके घरों में क्या होगा ये आप तस्वर भी नहीं कर सकते, जो लोग बताते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर नैब हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, एंटी करप्शन महकमे की तरफ से ये इंक्वायरीज अप्रूव हुई हैं और एक नहीं बड़ी तादाद में हुई हैं, खुद सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह साहब की ज़ेर सदार इजलास में हुई हैं। तो क्या ये आई वॉश है, नैब से बचने के लिए हो रही हैं, या माजरा आखिरकार है क्या? हारिस नवाज साहब, आई थिंक एक तो बात ये सफान, ये बड़ी अच्छी बात है कि चीफ सेक्रेटरी ने अगर इंक्वायरी की है, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी उनके नीचे ही आता है। और जिस तरीके से इतने ऑफिस खिलाफ हो रही है, इसका मतलब हम अंदाजा लगाएं कि कितनी करप्शन हुई है ये डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर ये अब वी कैन से कि ये उनमें 5-10% भी नहीं होगी, तो ये हुकूमत सिंध के लिए एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। चीफ मिनिस्टर सिंध को चाहिए
कि वो इसके ऊपर बहुत ध्यान दें, लोगों को डिलीवर करें। अब 1 साल 1.5 साल इलेक्शन में रह के 15 साल हो गए हुकूमत को। आई एम श्योर कि आज के दिन हमें नजर आना चाहिए था कि डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और उसके बाद पोस्टिंग मेरिट के ऊपर, जब हम मेरिट पर पोस्टिंग नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को लगाएंगे जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। आई एम श्योर कि ये एक लम्हा शुक्रिया है और सिंध गवर्नमेंट। लेकिन हारिस खान साहब, ये तो सिंध गवर्नमेंट कहेगी, नैरेटिव है कि ये तो हम खुद एहतसाब कर रहे हैं, तो आप तारीफ करें हमारी, और ये है भी अच्छी बात कि खुद एहतसाब हो रहा है, लेकिन एंटी करप्शन का महकमा एहतसाब करता है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है एहतसाब को। आपके सामने कोई ऐसा केस मिसाल है हारिस खान साहब? देखिए, बात यह है कि ये डेफिनेटली हुकूमत सिंध अपॉइंट करती है चेयरमैन एंटी करप्शन और उनके डायरेक्टर्स को जी। और अगर ये 10-11 ले रहे हैं, में भी देखें जो भी अगर उन्होंने एटलीस्ट इंक्वायरी करनी शुरू कर दी है और चीफ सेक्रेटरी पर कितने सॉलिड इनके जो प्रूफ होंगे जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी को चाहिए कि आइंदा के लिए ये देखें कि अच्छे बाकिरदार प्रोफेशनल लोगों को ऐसी अपॉइंटमेंट पर लगाएं। तालीम है, उसके बाद जो रेवेन्यू है, यहाँ पर बेस्ट ऑफिसर होने चाहिए ताकि ये सिस्टम को ठीक कर सके। और अगर ये आई वॉश है तो ये आई वॉश नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो है ये इनके अब इसको फॉलो करना चाहिए। आपको मीडिया को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, कि इनकी इंक्वायरीज कहाँ कैसे पहुंचती हैं, कैसे होती हैं, कितनी फेयर होती है और इसका आउटकम जो होता है। देयर कैन बी वन रीजन ऑल्सो, इंक्वायरी कीजिए, इन सबको क्लियर कर दिया जाए ताकि आइंदा के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो देयर कैन बी डबल एज, बट वी शुड बी होपफुल कि ये इसका कोई ना कोई नतीजा न रहेगा और हम इसको देख सकते हैं। साहब, आप जिससे मैंने कहा था कि ये बहुत से केसेस, अभी हम माहिर कानून से बात भी कर रहे थे, वो कहते हैं इसने भी लोग अपने भी खुद से केस बनवा देते हैं ताकि वो नैब से बच सकें और ये अदालत में कह सकें कि ऑलरेडी एक केस चल रहा है तो अब नैब इसको ओवरलैप नहीं कर सकती। तो आप खुद भी नैब में डायरेक्टर रहे हैं, क्या नैब ओवरलैप कर सकती है ऐसे मामलात में, या नैब कॉग्निजेंस ले सकती है इन मुकदमात का जो एंटी करप्शन उठा रहा है, इन कंप्लेंट्स को नैब उठा सकती है? डेफिनेटली उठा सकती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये इसमें कितनी करप्शन है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। और ये अगर इंक्वायरी कंप्लीट भी हो जाए, इवन देन नैब कैन टेक ऑन और इसको दोबारा फेयर तरीके से चला सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आई एम श्योर कि ये जो अब आपकी आज की तवज्जो से जो प्रोग्राम चल रहा है, ये नैब अथॉरिटी सिंध की भी देख रही होंगी और क्वाइट लाइकली है कि इनमें से कुछ केसेस को नैब लेटर लिखे एंटी करप्शन को कि ये आप हमें ट्रांसफर कर दें, एंड देन दे हैव ऑल द पावर्स टू डू डीजी नैब। उसके लिए इनको इंक्वायरी शुरू हो जाएंगी और बिल हैव टू सी कि जो एंटी करप्शन इंक्वायरी करती है और नैब करती क्या फर्क है, कितनी स्पीड पे कही गई है और उसका क्या रिजल्ट निकल। लेकिन हारिस साहब, मैं आपसे लास्ट ही बस ये पूछना चाहूंगा कि नैब ये कह रहे, नैब जो है, नैब जरा भी बताते हैं क्योंकि बड़े केसेस के अंदर नैब को चेयरमैन नैब का अप्रूवल, दीगर चीजें करनी पड़ती हैं। इधर एंटी करप्शन 17-18 ग्रेड के अफसरान के खिलाफ केस बना रही है, नैब 11-12 ग्रेड के अफसरान पकड़ रही है। तो नैब को ये काम करने चाहिए जो एंटी करप्शन कर रहा है, और एंटी करप्शन वो काम कर रहा है जो नैब को करना चाहिए। तो ये हो क्या रहा है सूबे सिंध में आखिरकार? ये बिल्कुल गलत सिस्टम है। नैब कैन डीजी नैब के पास जो पावर है ग्रेड 19 एंड बिलो को, वो इंक्वायरी खुद कर सकते हैं, इसमें उनको किसी को इजाजत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रेड 20 के जो ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनकी वो प्रमोशन इवन कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको चेयरमैन नैब को वहाँ भेजना पड़ता है, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है और चीज की जाती है। लेकिन आई एम श्योर कि ये एक बात है कि लोग कंप्लेंट नैब को में करना छोड़ दिए। अदरवाइज ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इनमें जो स्ट्रॉन्ग केसेज हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है और जो कि आप समझते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से डीजी नैब को जरूर उनको लेटर लिख के मंगवा लेना चाहिए और उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपके सामने आज अहम तरीन फैसला इस्लामाबाद की उस्मान मिर्जा केस का, उसकी तफसीलात रखी कि कितना अहम मामला है। और आज सुबह सिंध में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इंक्वायरीज का अप्रूवल हुआ है। तफसीलात रखी कहाँ किन किन महकमों में किन अफसरान के नाम इन इंक्वायरीज में शामिल हैं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर। देखते रहिएगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।